आज हम जिंदगी की एक सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जनन। मतलब ये वो तरीका है जिससे जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है और हर जीव अपने जैसे नए जीव बनाता है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? मतलब अगर सोचा जाए तो किसी एक जीव को जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत तो है नहीं, है ना? जैसे हमें सांस लेने, खाने पीने की जरूरत होती है, वैसी जरूरत तो इसकी है नहीं। तो फिर सवाल ये है कि जिंदगी अपनी इतनी सारी एनर्जी इस एक प्रोसेस में लगाती क्यों है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ बड़े मजेदार सवालों के जवाब खोजेंगे। शुरुआत करेंगे जिंदगी के सबसे बड़े सवाल से, फिर देखेंगे कि जनन की प्रक्रिया में एक कॉपी तो बनती है, पर वो थोड़ी अलग कैसे होती है। हम अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह के जनन के तरीकों को जानेंगे, इंसानों में ये प्रोसेस कैसे होता है ये समझेंगे, और आखिर में इसका हमारे स्वास्थ्य और समाज पर क्या असर पड़ता है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है जीवन का सबसे बड़ा सवाल। ये ना एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। देखिए, कोई भी जीव बिना जनन किए अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई पूरी की पूरी प्रजाति जनन करना बंद कर दे तो बस उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज हमें धरती पर जो करोड़ों तरह के जीव जंतु दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जीव जनन करते हैं। तो सवाल है, ये होता कैसे है? यहीं पर बात आती है जीवन के मास्टर ब्लूप्रिंट की। मतलब एक ऐसी नकल जो हूबहू नकल नहीं बल्कि थोड़ी सी अलग होती है। किसी भी तरह का जनन हो, उसके केंद्र में एक ही कमाल का मॉलिक्यूल है, डीएनए। इसे जिंदगी का ब्लूप्रिंट या कह लीजिए एक नक्शा समझ सकते हैं। किसी भी जीव को बनाने और उसे चलाने के सारे निर्देश इसी में लिखे होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि जनन की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम इसी डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी तैयार करना है। लेकिन यहाँ एक पेच है। देखिए, प्रकृति में कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रक्रिया एकदम 100% परफेक्ट नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो वो हमेशा 100% सटीक नहीं होती। और कमाल की बात तो ये है कि कॉपी बनाने में होने वाली ये छोटी छोटी गलतियां ही विकास का, इवोल्यूशन का आधार हैं। इन्हीं से विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस पैदा होती हैं, जो किसी भी प्रजाति के लिए एक वरदान है। जरा सोचिए, अगर सारे जीव बिल्कुल एक जैसे होते तो कोई एक बीमारी या मौसम में जरा सा बदलाव पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता था। लेकिन इन्हीं वेरिएशंस की वजह से कुछ जीव बच निकलते हैं और प्रजाति बदलते हुए माहौल में भी खुद को बचाए रखती है। तो अब जब हमने क्यों और क्या समझ लिया है, तो चलिए कैसे पर आते हैं। पहली बड़ी स्ट्रैटेजी है जहाँ सिर्फ एक जनक ही काफी है, अलैंगिक जनन। अच्छा, तो अलैंगिक जनन के भी ना कई कमाल के तरीके हैं। जैसे कि अमीबा को ले लीजिए, वो बस विखंडन से, मतलब बीज से 2 हिस्सों में टूट जाता है और हो गए 2 नए अमीबा। स्पाइरोगायरा खंडन से बढ़ता है, उसका हर एक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, मतलब एक छोटी सी कली या उभार निकलता है जो बढ़कर एक पूरा नया हाइड्रा बन जाता है। और ब्रेड पर लगने वाली फफूंद राइजोपस, वो तो बीजाणु बनाती है जो सही माहौल मिलते ही उगाते हैं। और ये सारे तरीके बहुत तेज और एफिशिएंट हैं। लेकिन प्रकृति के पास एक और थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेकिन विकास के नजरिए से बहुत ज्यादा शक्तिशाली रणनीति भी है, लैंगिक जनन। इन दोनों रणनीतियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट होता है, ये बहुत तेज और असरदार है, लेकिन बच्चे लगभग क्लोन जैसे होते हैं, मतलब उनमें ज्यादा विभिन्नता नहीं आती। दूसरी तरफ लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स होते हैं। ये प्रोसेस धीमा और जटिल है, लेकिन बच्चे बिल्कुल यूनिक होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा विभिन्नता पैदा होती है। और यही विभिन्नता, जैसा कि हमने बात की, विकास का ईंधन है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर 2 पेरेंट्स अपना पूरा डीएनए मिला दें तो हर अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा डबल होती जानी चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो क्यों? और इसका समाधान वाकई बहुत शानदार है। समाधान है खास यौन कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक कहते हैं, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु। इनमें शरीर की बाकी कोशिकाओं के मुकाबले सिर्फ आधा डीएनए होता है, और जब ये 2 आधे डीएनए वाली कोशिकाएं मिलती हैं तो अगली पीढ़ी में डीएनए की सही मात्रा फिर से पूरी हो जाती है। कमाल है ना?
तो चलिए अब इन बायोलॉजिकल सिद्धांतों को हम खुद पर लागू करते हैं और समझते हैं मानव में जनन प्रक्रिया को, यानी हमारी अपनी कहानी। इंसानों में यौन परिपक्वता का दरवाजा है यौवनारंभ, यानी प्यूबर्टी। ये जिंदगी का वो दौर है जब शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जो उसे जनन के लिए तैयार करते हैं। यहाँ हम मानव जनन तंत्रों को देख सकते हैं। बाईं ओर है पुरुष जनन तंत्र, जिसमें वृषण यानी टेस्टीज शुक्राणु बनाते हैं, और दाईं ओर है महिला जनन तंत्र, जिसमें अंडाशय यानी ओवरीज हर महीने एक अंडा रिलीज करती हैं और गर्भाशय यानी यूट्रस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। दोनों ही सिस्टम अपने अपने काम के लिए पूरी तरह स्पेशलाइज्ड हैं। जब निषेचन कामयाब होता है तो एक अद्भुत 9 महीने की यात्रा शुरू होती है। पहले दिन निषेचन होता है, फिर पहले हफ्ते के अंदर भ्रूण गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, और फिर लगभग 9 महीने के गर्भकाल और विकास के बाद शिशु का जन्म होता है। और अगर अंडे का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है? खैर, उस हालत में गर्भाशय की वो मोटी परत जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हुई थी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो टूटकर योनि के रास्ते खून और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी साइक्लिकल प्रोसेस को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो अब इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को जरा एक बड़े दायरे में, यानी स्वास्थ्य और समाज के संदर्भ में रखकर देखते हैं। आज गर्भधारण को रोकने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। कॉन्डोम जैसी बैरियर विधियां शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने ही नहीं देती। गर्भ निरोधक गोलियां हार्मोनल लेवल पर काम करती हैं ताकि अंडा रिलीज ही न हो। कॉपर टी जैसे उपकरण गर्भाशय में लगाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को बेकार कर देते हैं। और नसबंदी तो एक स्थायी सर्जिकल तरीका है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में किया जा सकता है। तो जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि मानव जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्रोत सामग्री हमें इसी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली चुनौती हमारी बढ़ती हुई आबादी का आकार है, या फिर उस आबादी के अंदर मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।